नमस्कार आप सभी के लिए। तो आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिरकार रसिया के इशू को, कि रसिया कैसे यूक्रेन के चारों तरफ अपनी सेना को ला के खड़ा कर दिया है, और उन सब चीज़ों से जो बेस्ट की कंट्री हैं, या मुख्यतः कहें नाटो कंट्री, क्योंकि नाटो कंट्री का जो एक्सपेंसन यूएस कर रहा था, उसी के विरोध में रसिया ने यूक्रेन के चारों तरफ अपनी सेना लगा दी है कि अगर आप यूक्रेन को या कोई भी यूएसएसआर की कंट्री को अगर आप नाटो का सदस्य बनाते हो तो मैं यूक्रेन को पर आक्रमण कर दूंगा और यूक्रेन को रसिया का पार्ट बना लूँगा ही। ये वर्तमान स्टेटमेंट है किसका? रसिया का स्टांस है इन सब चीज़ों को लेकर। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या चीज़ें डिस्कस हुई और आखिरकार ये कहाँ तक जाएगा। क्या इसमें युद्ध के कोई आसार दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अगर युद्ध के आसार भी दिखाई दे रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ऑल्सो, जहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। वहाँ से आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो, और भी कई चीज़ें जो वीडियोज़ हैं या जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं मैं टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ शेयर कर दूँगा। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं। रिस्की बैट। रिस्की बैट किसके लिए कहा है? रिस्की बैट रसिया के लिए कहा है कि आप जो बैट लगा रहे हो, रसिया शुड डू मोर टू रिड्यूस टेंशन अलोंग इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन। इसके जो साइड लाइन है इसी में आप पढ़ पा रहे होगे कि रसिया को कुछ और करना चाहिए जिससे जो यूक्रेन के चारों तरफ जो टेंशन हुई है वो कम हो। अब इसकी शुरुआत होती है 2014 में। 2014 में जब रसिया ने यूक्रेन का जो साउदर्न पार्ट था, क्रीमिया, उसको क्या किया था? हथिया लिया था, और वो आज भी रसिया के कब्जे में है, और लोगों ने उसी को मतलब रसिया का पार्ट मान लिया है, अब मतलब स्वीकार कर लिया है। क्योंकि आप जानते हो रसिया एक वीटो पावर कंट्री है, जो एक यूएन की स्थायी सदस्यों में से वन ऑफ द मेंबर है। तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ने कुछ सैंक्शन लगाए, लेकिन उसका नो डाउट रसिया की आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ा, लेकिन रसिया ने फिर भी क्रीमिया को नहीं छोड़ा, और क्रीमिया आज भी रसिया का हिस्सा है या रसिया में मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मान लो 2021 में या 22 जो वर्तमान चल रहा 22 में सॉरी, यूक्रेन को भी रसिया अगर हथिया लेता है तो सैंक्शन लगाने के अलावा दूसरे देशों के पास कोई और ज़्यादा विकल्प रहेगा नहीं। यूएस बोल रहा है कि मैं मिलिट्री पावर का ही इस्तेमाल करूंगा रसिया के खिलाफ, लेकिन वो फ्यूचर ही बताएगा। अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध अमेरिका की क्या हालात थे या कैसे अमेरिका ने डील किया, ये सब आपने देखा ही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये किस पे आधारित है? सबसे पहला आप लाइन पढ़ोगे तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव कमेंट आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम वॉशिंगटन टू मॉस्को सिक्योरिटी डिमांड दैट रसिया डज नॉट वांट वॉर रेजेज होप ऑफ द डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस टू यूक्रेन क्राइसिस। अब यहाँ पर हुआ क्या था? सबसे पहले आप ये समझ लो किस चीज़ का इन्होंने कमेंट किया, किस चीज़ का जवाब दिया रसिया के फॉरेन मिनिस्टर ने। तो क्या हुआ, जब ये सब टेंशन हुई और रसिया ने बहुत पुरजोर विरोध किया किस चीज़ का, कि भाई नाटो का आप एक्सपांसन अगर करोगे तो यूएसएसआर की जो कंट्रीज़ हैं उनको शामिल नहीं करना है आपको। किसी भी हालत में अगर आपने शामिल किया तो हम यूक्रेन पर क्या कर देंगे? हमला कर देंगे। तो अमेरिका ने रसिया के लिए जवाब दिया, दो मायनों में जवाब दिया। एक जो रसिया के लिए जवाब दिया ऑफिशियली, वो पब्लिक नहीं किया, वो एक उसमें सीक्रेट लेटर में लिख के पहुंचा दिया रसिया के पास, और रसिया को समझ में आ गया भैया क्या है। लेकिन पब्लिकली उसने क्या बोला? पब्लिकली उसने कहा कि अगर रसिया यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्सपेंशन करेगा। और दूसरा कंसर्न एक और था उसमें रसिया का, ये था कि जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पर 1990 में जितनी सेना लगाई गई थी उतनी ही सेना लगाई जाए, वहाँ पर किसी भी प्रकार की मिसाइल डिप्लॉयमेंट ना हो। तो ये चीज़ भी मतलब अमेरिका ने कहा कि हाँ हम उसके बारे में बात करेंगे, वहाँ पर अगर मिलिट्री लगानी है नहीं लगानी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और एक प्रकार से ढांढस बंधाया रसिया के लिए, या रसिया का मतलब ये डिप्लोमेटिक मूव है। ना तो ये कहा कि हम सेना नहीं हटाएंगे, ना ये कहा कि हम सेना लगाएंगे ईस्टर्न यूरोप में। तो ये कुछ है, ये पब्लिक स्टेटमेंट था। लेकिन जो
रसिया के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो एक गुप्त तरीके से उसने रसिया के लिए स्टेटमेंट दे दिया। अब उसके जवाब में जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर रिसीविंग रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम वाशिंगटन, मतलब यूएसए के द्वारा, मॉस्को सिक्योरिटी डिमांड दैट रसिया डज नॉट वांट टू वार रेजेस होप फॉर द डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस टू द यूक्रेन क्राइसिस। तो उन्होंने यही कहा कि जो यूक्रेन की वर्तमान में क्राइसिस चल रही है उसे हम डिप्लोमेटिक तरीके से हल करना चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का युद्ध हो। लास्ट वीक सॉ फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी एम्ड एट डी एस्केलेटिंग द सिचुएशन, क्योंकि लास्ट वीक कुछ ऐसी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी देखने को मिली हैं जिन्होंने डी एस्केलेट करने का प्रयास किया है सिचुएशन को। बिसाइड द यूएस रिटन रिस्पॉन्स टू रसिया which could set stage for further diplomatic talk in coming week, French President Emmanuel Macron has held talk with Russian counterpart Vladimir Putin. Mr. Macron and German Chancellor Olaf Scholz are also reportedly trying to revive the still remains process that sought to find a peaceful solution to Ukraine internal conflict between Kyiv and Russia-backed separatists in eastern Donbas region. Mr. Putin has said US response does not address Russia's core security concern. तो यहाँ पर जो यूएस का जो रिटन रिस्पॉन्स है उसको छोड़कर भी रसिया ने ये कहा, नहीं मतलब जो यूएस का जो रिस्पॉन्स था वो आगे भी एक डिप्लोमेटिक टॉक बढ़ाएगा। मतलब ये आशा है इन लोगों की कि उससे क्या होगी, डिप्लोमेटिक बातचीत रसिया के साथ जारी रहेगी और इससे क्या होगा, युद्ध का जो खतरा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कम होगा। साथ ही साथ मिस्टर पुतिन से किस किस ने बात की, मिस्टर मैक्रोन जो वर्तमान फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने बात की, जर्मनी की जो चांसलर हैं उन्होंने भी बात की, और मतलब एक कोशिश की कि इन चीज़ों को एक डिप्लोमेटिक तरीके से ही सॉल्यूशन निकाला जाए, युद्ध की तरफ ना बढ़ा जाए। अब यहाँ पर यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट किस किस का हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कीव और एक रसियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उसका नाम है डोनाबस, मतलब ईस्टर्न डोनाबस रीजन में एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसे रसिया फंड कर रहा है, जिसे रसिया मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये उन दोनों के बीच शांति की वार्ता हो और यूक्रेन में शांति स्थापित हो। मिस्टर पुतिन हैज़ सेड यूएस रिस्पॉन्स डज नॉट एड्रेस, और मिस्टर पुतिन ने कहा कि जो यूएस का रिस्पॉन्स है उसमें रसिया की जो कोर सिक्योरिटी चिंताएं हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। फियर ऑफ द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आर स्टिल देयर, और जो अब जैसे ही रसिया ने ये बात कही तो क्या होगा, अगर रसिया का मतलब इतना होगा कि मिस्टर पुतिन ने यूएसए ने रिस्पॉन्स दे दिया, इमैनुअल मैक्रोन ने बात कर ली, फिर भी रसिया ये कह रहा है कि हमारी चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा गया, इससे सीधी सी बात है किस चीज़ का, युद्ध के आसार तो बने रहेंगे ना। रसिया विच हैज़ मोबिलाइज्ड थाउजेंड ऑफ ट्रूप ऑन बॉर्डर विथ यूक्रेन इन बेलारूस, यूक्रेन नॉर्थ, इन Transnistria, a breakaway region from Moldova is the southwest, has clear military advantage। तो यहाँ आप ये ना समझो, अगर आपको मैप के थ्रू अगर आपको आइडिया हो कि ये मालदोवा क्या है, ट्रांसक्रिप्ट क्या है, ये सब चीज़ अगर आपको मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो आप एक सिंपल सा एक वो समझो कि ये यूक्रेन है, यहाँ पे मालदोवा है, यहाँ पर रसिया है, और यहाँ पर चारों तरफ रसिया ने क्या किया है, यहाँ पर बेलारूस है, ठीक। तो यहाँ पर रसिया ने चारों तरफ से यूक्रेन को क्या कर रखा है, घेर रखा है। यहाँ पे क्या है, क्रीमिया है, यहाँ मालदोवा है, ये क्रीमिया है, ये मैंने गलत बना दिया है, तो यहाँ मालदोवा है। इस प्रकार से ये मैप है। तो आपको ये समझना होगा कि चारों तरफ से रसिया ने घेर दिया है इसके लिए। तो यहीं पे ये बोल रहा है, बट द बेस्ट विलिंगनेस टू प्रेस अहेड विद डिप्लोमेटिक ऑप्शन एंड रसिया रेसिप्रोसिटी सजेस्ट दैट नीदर साइड इज हरी फॉर द आर्म कॉन्फ्लिक्ट। तो रसिया ने तो घेर रखा है चारों तरफ से, लेकिन जो वेस्ट के प्रयास हैं कि भाई डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ें सॉल्व हो जाएं, और साथ ही साथ ये भी कि रसिया ने भी ये कह दिया है कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते, तो हो सकता है ये चीज़ें नॉर्मली से सॉल्व हो जाएं। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर डी एस्केलेशन, मिस्टर पुतिन हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड मैनी थिंग। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात है
कि हो सकता है रसिया क्या कर ले, डीएस्केलेट कर ले, मतलब अपनी सेनाओं को वापस बुला ले। इसका प्रमुख कारण ये है कि रसिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। सबसे पहली बात तो रसिया जो नाटो के एक्सपांसन का बहुत पहले से विरोध कर रहा था, जिन लोगों से विरोध कर रहा था वो बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही रसिया ने चारों तरफ सेनाएं यूक्रेन के तरफ लगाईं, वैसे ही इमैनुअल मैक्रों ने बात करी, यूएसए के राष्ट्रपति ने बात करी, और जर्मनी की एंजेला मर्केल जो चांसलर हैं उन्होंने बात करी। तो ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो रसिया ने बहुत कुछ ले लिया है। मतलब मिस्टर पुतिन हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड मैनी थिंग विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड, मतलब बगैर गन चलाए हुए ये सब चीज़ें रसिया ने मतलब पा ली हैं, क्योंकि पहले तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं था, लेकिन अब इस कंडीशन में रसिया को मनाने में सभी के सभी जुट गए हैं। ही हैज़ गॉट वेस्टर्न लीडरशिप टू टॉक हिम ओवर द कंटेस्टेड इशू ऑफ नाटो एक्सपेंशन which has long been complaining about. By putting gun to Ukraine's head, he has effectively drawn red line in the Russia's relation with the West. तो यहाँ पर एक और चीज़ कर ली इसने कि भाई अगर तुम यूक्रेन को छेड़ोगे तो ये रसिया का बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होगा और रसिया इसका जवाब बड़े ही एग्रेसिव तरीके से देगा। तो ये चीज़ भी बेस्ट के लिए उसने क्या कर दी, समझा दी या उनके माइंड में बैठा दी है कि आप यहाँ छेड़खानी करोगे तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। ऑल्सो द US and its ally are scrambling of economic measure to punish Russia if it invade Ukraine. The 2014 Russian annexation of Crimea and Moscow continued support for separatists inside यूक्रेन हैव प्रैक्टिकली बिकम नॉन इशू। तो यहाँ पर अब वर्तमान में यूक्रेन के केस में भी यूएस हो या उसके जो भी संबंधी हों या सहयोगी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि वो रसिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन आप अगर देखो 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया को हथिया लिया तो उस समय भी सैंक्शन लगाए, और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन सैंक्शन का आज की डेट में कोई महत्व नहीं है रसिया के लिए, या लोगों की नज़रों में भी कोई महत्व नहीं है। वो सैंक्शन लगे हैं, रसिया चल रहा है, और रसिया ने उन सैंक्शन को होने के बावजूद भी आज देखो उसने चारों तरफ यूक्रेन के सेना खड़ी कर दी। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उन सैंक्शन का महत्व कितना है। नोबडी इज थ्रेटनिंग टू पनिश रसिया फॉर नॉट रिटर्निंग क्रीमिया टू यूक्रेन। अब यहाँ पर वर्तमान में देखा जाए तो कोई ये बात बोल रहा है कि भाई आप क्रीमिया से अलग हो जाओ, मतलब जो हथिया लिया था उससे वापस हो जाओ, नहीं। और साथ ही साथ ये और उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि क्रीमिया रसिया का ही पार्ट है, वर्तमान रसिया का पार्ट है। द स्टेटस क्यू हैज़ बीन रीड्रॉन, मतलब फिर से जो रसिया की लाइन है वो रीड्रॉ कर दी है। नहीं तो ये होना चाहिए था कि भाई जो क्रीमिया है वो यूक्रेन का हिस्सा है, नहीं, लेकिन सभी लोग ये मान के बैठ गए हैं कि क्रीमिया रसिया का ही पार्ट है। Beside the US had said it open to discuss some Russia security concern, including the missile deployment in Eastern Europe and military exercise in sensitive region. तो ये भी उन्होंने कहा कि यूएस ने भी ओपनली कहा है कि भाई हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पर मिलिट्री और ये जो आधुनिक मिसाइलें हैं वो तैनात ना की जाएं, जिससे कि रसिया के जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जा सके। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये थोड़ी सी अलग स्टोरी है, जब इस चीज़ को मैं देखो अगर वीडियो बना पाऊँगा तो बना दूँगा कि आखिरकार वो कंसर्न क्या है पूरे मैप के साथ। कल मैं सोच रहा था लेकिन वो मैं बना नहीं पाया, तो उससे आपको आज का ये एडिटोरियल और बिल्कुल क्लियरली आपको क्या हो जाता, विजुलाइज हो जाता। नो इशू, मैं बना दूँगा तो आप देख लेंगे। रसिया शुड एक्सेप्ट द US प्रपोजल, डी एस्केलेट द क्राइसिस around Ukraine and opt for more dialogue on critical issue, including the NATO eastward expansion. तो अब इनका कहना ये है कि रसिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो US का प्रपोजल, जो उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिख के गुपचुप तरीके से पहुंचाया है रसिया के पास, और यूक्रेन के चारों तरफ से सेना हटा लेनी चाहिए, और जो बात है मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से यह बात करके हम उन चीज़ों को सॉल्व आउट करना चाहिए। If it still goes ahead with the attack, which US President Joe Biden said could happen, it could well be a mistake. तो अगर मान लो रसिया नहीं मानता है और अटैक करता है यूक्रेन पर, जैसा कि US के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि ये युद्ध हो सकता है,
तो इट कुड वेल बी अ मिस्टेक, तो ये हो सकता है एक मिस्टेक भी हो जाए, एक मिस्टेक मतलब रसिया के लिए एक मिस्टेक साबित हो। रसिया माइट बी इन पोजिशंस टू ओवरटर्न यूक्रेन मिलिट्री, बट वॉट कम नेक्स्ट इन यूरोप्स लार्जेस्ट कंट्री इज एन अनप्रडिक्टेबल एज इट कैन गेट। तो हो सकता है क्या, मतलब यूक्रेन की मिलिट्री को नो डाउट रसिया तो हरा ही देगा, लेकिन अगले जो सीन है, अगली पिक्चर है, उसमें क्या आएगा कि रसिया जो यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब रसिया क्योंकि एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है कुछ पार्ट, तो कहीं ना कहीं यूरोप का जो लार्जेस्ट कंट्री रसिया है वो क्या कहा जाएगा कि अनप्रडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये बातें कर रहा है, नॉर्मली अभी बात नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन से चीज़ों को सॉल्व आउट करने की बात कर रहा है, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, ये युद्ध करने पर आमादा हो गया, तो इससे क्या होगा, पूरे के पूरे रीजन में एक अस्थिरता आ जाएगी रसिया को लेकर कि भाई ये अनप्रेडिक्टेबल है और ये हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है। ये कुछ वैसा है कि आप जब तक किसी जानवर को ये समझते हो कि भाई ये काटेगा नहीं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये मालूम चल जाए कि ये तो पागल है, अनप्रेडिक्टेबल है, काट भी सकता है नहीं भी काट सकता है, तो आप क्या करते हो, सभी के सभी इकट्ठे होकर फिर उसको मारते हो। तो ये वाली चीज़ अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी और रसिया एकदम से पूरे के पूरे देशों को जो अभी वर्तमान में सामंजस्य बना हुआ है वो विरोधी बना लेगा। इफ़ द पोस्ट 9/1 मिलिट्री एडवेंचर ऑफ यूएस आर एनी लेसन, it is the great power could clinch swift victory against a weaker country but could fail miserably in the sustaining those victory। तो यहाँ पर अगर 9/11 के बाद जैसा यूएस ने इराक में किया, अफ़गानिस्तान में किया और जो सीरिया में किया, और भी अगर पुराने देखी जाए कोरियाई युद्ध हुए, तो इनसे क्या लेसन मिलता है, इनसे लेसन यही मिलता है कि यूएस ने जहाँ जहाँ युद्ध किया वो ठीक है, नो डाउट उसने जीत लिए क्योंकि वो वीक कंट्री थे, लेकिन उस विक्ट्री को क्या वो सस्टेन रख पाया, नहीं रख पाया। इराक से भी उसे अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा, वहाँ पर भी सरकार बनानी पड़ी, और यहाँ से तालिबान के साथ रिसेंटली ही आपने देखा होगा 2021 मई में कि कैसे तालिबान को, मतलब तालिबान ने सत्ता हथिया ली और यूएस को वहाँ से निकलना पड़ा, पूरे जहाज छोड़ के निकलना पड़ा। तो ये मतलब विक्ट्री आप कर लो बीकर लोगों पर, लेकिन क्या आप उसको सस्टेन कर पाओगे, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रसिया अगर यूक्रेन पर जीत भी लेता है तो क्या वो उस विक्ट्री को सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि जो विरोधी गुट हैं या जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं रसिया का, वो तो स्टिल वहीं पर रहेंगे, वो धीरे धीरे क्या करेंगे और अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे। तो रसिया का क्या बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि उन लोगों को ढूंढने के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा, बुलेट खर्च होगी, तो धीरे धीरे परेशान होकर रसिया को क्या करना पड़ेगा, अंतोगत्वा छोड़ना ही पड़ेगा। तो इनका यही कहना है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ क्या होती हैं कि हत्या तो लेती हैं छोटी कंट्री को, लेकिन वो अपनी विजय को बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं बना के रख पाती। मिस्टर पुतिन शुड not walk into the same mistake and thereby push Europe back into the darker day of the Cold War। तो मिस्टर पुतिन को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई ऐसी मिस्टेक ना करें, और ऐसी मिस्टेक करने के बाद क्या होगा, जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं वो रसिया को क्या मानने लगेंगे कि भाई ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, तो उससे क्या होगा, शीत युद्ध जन्म लेगा। शीत युद्ध के जन्म लेने से क्या होगा कि भाई हर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर विश्वास नहीं करेगा, शक की निगाह से देखेगा, और उससे क्या है, पूरी की पूरी यूरोप में एक प्रकार की अशांति उत्पन्न होगी, और कोई भी एक क्वाइन या कोई भी एक कंट्री का छोटा समूह तृतीय विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को ढकेल देगा। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो हमने आज के एडिटोरियल में डिस्कस की। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और कैसे चीज़ें रन कर रही हैं कोविड-19 के बाद, क्या चल रहा है, इसमें भी आपको मज़ा आया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।